बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा 6 लेक्चर है और 6 लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन भी जो है उसका नंबर भी 6 है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम 2 क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह पूरे करेंगे। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं और कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने किस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। लेकिन अब जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, इनके बारे में जो एक पॉपुलर वर्ड मशहूर होता है, वो पॉपुलर वर्ड ये होता है कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं। यानी इनके अंदर आप फंक्शंस जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस आप क्रिएट करते हैं। यानी मेजॉरिटी जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं आज जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इतना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ग्रिप है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की वजह से होती है। इसमें अगर आप देखें जो स्लाइड हमारे पास नज़र भी आ रही है, तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर लैंग्वेज दैट डज नॉट रिक्वायर राइटिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लॉजिक। यानी जैसे हम बेसिक के अंदर करते थे, एक लाइन लिखी फिर दूसरी लाइन लिखी और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जनरेट कर दिया। ये हमारे पास एक होती है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, यानी लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन लिखी उसके अकॉर्डिंग दूसरी लाइन मेंशन कर दी। लेकिन ये इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेती। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर सिंटैक्स नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन, फंक्शन 1, फिर आगे डेटा एंड सो ऑन। यानी हम इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे इसके अंदर एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज है और उसके अंदर हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं CLR SCR। अब इसमें सबको आइडिया हो रहा है कि ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो स्क्रीन हमारे पास बिल्कुल क्लियर होगी। यानी उसके अंदर किसी किस्म का कोई डेटा पहले से प्रिंट आउट नहीं होगा, कोई डेटा आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें सबसे पहली जो लैंग्वेज है हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं उसको हम C++ के नाम से स्टार्ट करते हैं। इसमें C++ है, इसमें जावा है। ये दो वो लैंग्वेजेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है। हमारे सिलेबस का हिस्सा भी सिर्फ ये दो लैंग्वेजेस हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि C++ वाज एन एक्सटेंशन टू C लैंग्वेज। यानी अगर आपने C लैंग्वेज को सुना हुआ है, C लैंग्वेज को आपने सीखा हुआ है, तो तब C++ सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ऑलमोस्ट C लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होते हैं वही सिंटैक्स आपके पास C++ में काम आते हैं। इसी तरह C++ के सिंटैक्स विजुअल C के अंदर काम आते हैं। विजुअल C के सिंटैक्स जो होंगे वो हमें C# जो इसका बेटर वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर में नज़र आते हैं। इसी वजह से हमेशा जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखें तो नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेटेस्ट लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें उसके बाद आप डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाए। आप पहले लोअर वर्जन सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर वाले वर्जन जो है वो सीखते जाएं। इसमें यूजिंग ऊप का ऑप्शन है। ऊप स्टैंड फॉर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट व्हाइल मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ C। C++ इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन सिमुलेशन सच एज गेम। यानी सिमुलेशन सिमुलेटर से निकला हुआ है। आर्टिफिशियल यानी डुप्लीकेशन। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं कि आपने बाहर जाना है, कहीं पर ऐसे एरियाज में जाना है जहां बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हैं, तब आप जाते हैं। या कोई ऐसा आपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर आपने किसी ऐसे एरियाज में जाना होता है जहां इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक कंप्यूटर बेस एक डिवाइस सेंड करते हैं वहां पर और वो आपकी होती है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का काम क्या होता है, वहां पर जो भी सिचुएशन होती है उसका डेटा आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो आपको अपडेट करता रहता है। मींस के वो आप तक जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रीसेंड करता रहता है और यूं हम वहां पर ना जाकर भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते भी हैं, हो सकता है आप खुद भी गेम्स खेलते हो। जब आप गेम्स खेलते हैं तो बच्चे जैसे भी गाड़ी वाली गेम खेलते हैं तो वो उसी तरह से अपने आप को, बॉडी को भी मूव कर रहे होते हैं। जैसे कोई कार को मूव करवाता है, जैसे कार का स्टीयरिंग आप पकड़ते हैं, आप खुद भी अपनी बॉडी को भी साथ मूव करते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी जब गेम्स में खेल रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसके अंदर यही काम कर रहे होते हैं। उसमें
क्योंकि वो फुली इन्वॉल्व होते हैं। C++ के अंदर जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स बनते हैं कि ये रियल आपके पास नजर आ रहे हैं। यूं आपके पास C++ लैंग्वेज जो है एक अरसा से ये लैंग्वेज जो है आपकी पूरी मार्केट के अंदर जो है वो छा गई है। इसी तरह इसका जो लास्ट पॉइंट है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ चॉइस इन टुडे कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, यानी कंप्यूटर साइंसेज के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके अंदर C++ का पहला नंबर होता है। जब भी आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमेशा आपसे एक ही सवाल किया जाता है, आपको C++ आती है? जब आपको C++ आती होगी तो आप अदर लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो डिटेल ग्रिप हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जावा की। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको आइडिया है कि जावा भी एक नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग है और इस प्रोग्रामिंग ने बहुत अरसा तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को आपने गिरफ्त में किए रखा। यानी C++ के बाद जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है मार्केट के अंदर वो आपकी जावा लैंग्वेज थी। जावा में सबसे पहला ऑप्शन है कि इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, यानी सन माइक्रोसिस्टम वालों ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। इस लैंग्वेज का बेनिफिट क्या है, किसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं? इट वाज स्पेशली डिजाइन टू कंट्रोल माइक्रोप्रोसेसर यूज्ड इन केबल रिसीवर, VCR की बेटा फुल फॉर्म होती है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है, एंड ऑल्सो फॉर PDA का मतलब होता है पर्सनल डेटा असिस्टेंट। जैसे हम लोग जैसे मेरे हाथ में भी एक गैजेट है, आपके पास भी मोबाइल फोन है, आप उसमें अलार्म की ऑप्शन सेट कर लेते हैं, टास्क आप सेट कर लेते हैं, आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती। वो ऑप्शंस जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है अलार्म का, वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी टोन आना स्टार्ट हो जाती है। यूं आपको ना चाहते हुए भी आपको वो काम याद आ जाता है। अब काम करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद दिस लैंग्वेज एज पावरफुल कैपेबिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन एंड GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी इस लैंग्वेज के अंदर GUI हर तरह का ग्राफिकल आपको इंटरफेस नजर आता है। स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है जो लैंग्वेजेस हमारी GUI होती हैं, जिनमें ग्राफिक्स हमें नजर आती हैं, जिसमें हम आइकॉन्स अपनी मदद आपके तहत बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि जावा में C++ के अंदर बहुत सारे बनाए जाते हैं, वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। जिन कमांड्स को हमें याद करना पड़ता है, CLI बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, वो प्रोग्रामिंग जो होती है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती एज कंपेयर टू GUI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, और इसमें C++ का और जावा लैंग्वेज का आपने थोड़ा सा पढ़ा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी ये लेंथी क्वेश्चंस में आपने याद नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन पास पेपर्स में शॉर्ट के तौर पर जो है आपको जरूर नजर आएगा। क्वेश्चंस का नाम है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन OOP। अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया OOP स्टैंड फॉर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि हमें क्यूरीज जो होती हैं क्वेश्चन से निकला होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल जो है जैसे लाहौर बोर्ड होता है और अदर बोर्ड्स होते हैं, और वहां पर जो है बच्चों की तादाद लाखों में होती है, और वो उसमें एक कमांड एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो हमें बता सकते हैं कि किस बच्चे ने टॉप किया होता है, किस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, किस बच्चे के एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं। यानी आप अपनी स्टेटमेंट मेंशन करें तो एक एक आंसर जो है आपके पास नजर आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है OOP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड आपके पास है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डेवलप अ प्रोग्राम। इस प्रोग्रामिंग का असल पर्पस क्या है? द प्रोग्राम्स आर रिटन हियर इन ऑब्जेक्ट्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। यानी इसके जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आइकॉन्स बनाते हैं, उसकी वजह से प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, प्रोग्राम को मॉडिफाई करना या प्रोग्राम को डिबग करना। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिबग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम आर कॉल्ड डिबग या डिबगिंग। यानी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में करेक्शन करते हैं, उस सारे प्रोसेस को हम डिबगिंग का नाम देते हैं। ओके बेटा, OOP जो हमारे पास लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है, इसमें को ऑलमोस्ट हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ है, जावा है और पास्कल है। आपने इन तीनों लैंग्वेज की डिटेल जो है पहले से हासिल कर रखी है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट सेक्शन है डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज।
क्यूरी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि क्यूरी को हम स्टेटमेंट कहते हैं, हम क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मैंने एक 22 की एग्जांपल भी दी कि एक बोर्ड होता है, आप उसके अंदर मार्क्स हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स का जो असल काम होता है, असल टारगेट होता है कि वो मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं। उन मार्क्स की बेस पर जो है उन्हें अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलता है। जब आपके मार्क्स आते हैं, आपको अगर बोर्ड में रिक्वायरमेंट है कि मुझे बताया जाए कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आते हैं, तो वो आपको एक क्वेश्चंस की क्यूरी बनाकर जो है वो आपको बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं फलां रोल नंबर क्या है। वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। इसी क्यूरी लैंग्वेज की मदद से जब आप किसी यूज़र के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर होगा वो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि आज मेरे जनरल स्टोर के ऊपर सबसे अच्छी आइटम या सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी सेल हुई है। तो आप उसके अंदर यही क्यूरी बनाकर जो है उसे बता सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए ये वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम इस्तेमाल हुई है। या हो सकता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा हो कि आप मुझे बताएं मेरे स्टोर के अंदर सबसे वो प्रोडक्ट, उसका नाम बताया जाए जो आज के दिन सेल ही नहीं हुई। हो सकता है वो एक हो या दो हो, आप उसके लिए यही स्टेटमेंट मेंशन करके, क्यूरीज मेंशन करके आप उनके लिए जो है ये कोड जनरेट कर सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है वो उसका नाम ये है, जो प्रोडक्ट सबसे कम सेल हो रही है उसका नाम ये है। वैसे भी बिजनेस का रूल है कि जो डेड आइटम होती हैं वो जनरल स्टोर या कोई और भी जो स्टोर होते हैं वो कम से कम रखना शुरू कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट आपकी हॉट सेल में चली जाती है वो उनके पास सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने भी क्योंकि ये प्रोग्राम्स बनाने होते हैं तो इसलिए आपको भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ ये जर्नल बिजनेस की टेक्निक्स भी आपको आइडिया होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके अकाउंटिंग में, आपके बिजनेस में ये सब कुछ जो है वो डिटेल्ड मौजूद है। डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज के अंदर सबसे जो पहला ऑप्शन है वो सीक्वल है। सीक्वल स्टैंड फॉर होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है फॉर रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटाबेस इसके अंदर क्या होता है? डेटाबेस ये होता है जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर एक फोन बुक है, फोन बुक के अंदर आप एक बंदे का कॉन्टेक्ट सेव करते हैं। इसी तरह आपके पास गूगल अकाउंट है, इसी तरह आपके पास गूगल का वेब सर्वर है। आप जस्ट वहां पर अपना क्वेश्चन लिखते हैं, उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दिखा देता है। यानी डेटाबेस डिफरेंट डेटा को मर्ज किए होता है जो यूजर को फैसिलिटेट करता है। जैसे फोन बुक में आप किसी बंदे का नाम लिखते हैं, अगर उसका नंबर आपके मोबाइल फोन में सेव होता है तो उससे मिलते जुलते सारे नाम जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसका फायदा किससे होता है? उस यूजर को होता है जो उसे ऑपरेट कर रहा है। बनाने वाले को तो अंडरस्टूड है, फायदा होना ही है। अब यही चीजें होती हैं, 2-3 डेटाबेसेस को हम इकट्ठे कर देते हैं, 2-3 टेबल्स को हम इकट्ठे कर देते हैं तो उसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है इस लैंग्वेज का? इज यूज्ड टू एंटर डेटा इन डेटाबेस, क्रिएट डेटा बेस, अपडेट एंड सेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड या डेटा, एंड टू अप्लाई सिक्योरिटीज ऑन डेटा ऑफ डेटाबेसेस। यानी हम अपनी डेटाबेस के अंदर जो है कोई रिकॉर्ड नया ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उसको प्रिंट आउट भी किया जा सकता है। डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो एग्जाम्पल के साथ आपने याद रखनी है, वो एसक्यूएल होती है। इसको सीक्वल भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने आज क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन था नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का, और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था ओओपी एंड डेटाबेस क्यूरी, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। आपने दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सुना, समझा। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके के साथ याद करें, उसकी रिटन प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।